नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड बोर्ड द्वारा सेट 3 जो जारी हुआ है उसी को मैं आज आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा व्याख्या के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सेट 3 का हिंदी ए है, ठीक है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF लोड करने के लिए तो इसका जो है पासवर्ड मैं बीच में कहीं भी बता सकता हूं, क्योंकि इस PDF में जो है पासवर्ड लगा हुआ है। तो आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पता चले कि इस PDF का पासवर्ड क्या है। और दोस्तों आप इस PDF को लोड कर पाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा। आप एक क्लिक में इसका PDF लोड कर सकते हैं और पासवर्ड आपको उसके लिए जानना होगा। तो पासवर्ड मैं वीडियो के में कहीं भी बता सकता हूं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सेट 1 नहीं देखे हैं, सेट 2 नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। मैं सेट 1 सेट 2 का भी वीडियो बनाया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों आप जितना शेयर करेंगे उतना और लाइक कमेंट करेंगे उतना ही हम लोग मोटिवेट होकर के आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका खंड क है, अपठित गद्यांश है एवं काव्यांश है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। आप तो हिंदी जानते ही होंगे पढ़ने, तो आप पूरी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी को पढ़ करके इसी से उत्तर देना है, आपको बाहर से कहीं से उत्तर नहीं देना है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने की दिशा में मनुष्य 200-300 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव सा लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते रहे हैं उनमें कोई भी कमी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती। तो दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मेरा पूरा पैसेज अगर मैं पढ़ने लगूँ तो देखिए मैं जो क्वेश्चन किया गया है मैं उसका आंसर आप तक पहुंचाता हूं। देखिए सही विकल्प को चुने। हमारा दैनिक विष क्या है, ठीक है, तो भोज्य पदार्थ है। क्या है दोस्तों? भोज्य पदार्थ है। आप देख लीजिए यहाँ से भोज्य पदार्थ है, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? तो मनुष्य कर रहे हैं। ये प्रकृति का संतुलन हम मनुष्य ही बिगाड़ रहे हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए छीन शब्द का अर्थ है, छीन मतलब नष्ट होना, किसी चीज का छीन हो जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है, मतलब खत्म हो जाना, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब देखिए 4th नंबर है, जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? ठीक है, भूमि को आरक्षित करना, ठीक है, जंगल काट दे रहे हैं, अब भूमि को आरक्षित करना, ठीक है। आगे आइए, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसी में से आपको पढ़ करके और इसको पूरा करना है। तो देखिए जिससे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह हमारा दैनिक विष है, ठीक है, तो यहाँ दैनिक विष भरा जाएगा। वन संपदा अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है। क्या होती जा रही है? छीन होती जा रही है ना। आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है, वन संपदा नष्ट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप जैव विविधता में कमी आई है। वन क्षेत्रों का विनाश पर्यावरण के अवनमन का कारण बना है, जिससे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कम हो गई है। जंगलों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विनाश के फल स्वरूप वातावरण की गुणवत्ता में कमी आई है और
जैव विविधता भी कम हो गई है। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा और PDF को लोड कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मनुष्य के जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा हुआ है, आप यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका थर्ड जो है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे काव्यांश लिखा हुआ है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर का आनंद को देखो कितना, है ना। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। चलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए 9 नंबर है, यहाँ पे सही विकल्प चुने। तो आप देख रहे होंगे, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता था? अंबर। कौन? अंबर। चलिए, कुसुम का अर्थ है फूल। कुसुम का अर्थ क्या है? फूल है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप कि कुसुम का क्या अर्थ होता है? फूल होता है। चलिए, मधुबन किसका प्रतीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, मधुबन किसका प्रतीक है? तो देखिए मधुबन जो है संसार का प्रतीक है। किसका है दोस्तों? संसार का। आगे आते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप लिंक, आप वहां से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो PDF जो होता है वहां पर हम शेयर करते हैं, वहीं पे देते हैं PDF टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से आसानी से लोड कर सकते हैं। चलिए मैं आगे क्वेश्चन देख लेता हूं। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे, किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता है? तो फूल को सूखने पर। किसको? फूल को। अब देखिए यहाँ पे वह है, रिक्त स्थानों को पूर्ति काव्यांश में दी गई शब्दों से करें। अंबर के आनंद को देखो। ठीक है, 14 नंबर है, जीवन में वह था एक कुसुम जिस पर कभी निछावर थे। तो कुसुम भरा जाएगा। चलिए अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। देखिए, सितारे के डूबने पर कवि क्या प्रेरणा देता है? तो देखिए यहाँ पे कवि कहता है कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी सोच, प्रेरणा और इच्छाओं को नहीं डूबने देना चाहिए। कभी भी परिस्थिति में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी बीती हुई घटना को लेकर विलाप नहीं करना चाहिए। अतः कवि प्रेरणा देता है कि साहस और धैर्य रखें और मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे 16 है कि कुसुम किसका प्रतीक है? कभी उसके मुरझाने पर क्या सोचता है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा हुआ है आंसर, आप ये आंसर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए आगे मैं आता हूँ व्याकरण में, खंड ख जो है आपका, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। व्याकरण जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट का नंबर है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझिएगा दोस्तों, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा मार्क्स लाना है तो। देखिए आपका सोशल साइंस से भी अच्छा स्कोर होगा, हिंदी से भी अच्छा नंबर आएगा आपका, क्योंकि हिंदी हमारा मातृभाषा है। हम हिंदी में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपका ग्रामर अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे, तो ग्रामर को बिल्कुल ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जेब से चाकू निकाला, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? निकालना क्रियापद है। क्या है? निकाला जो है क्रियापद है, क्रिया निकालना। ठीक है, निकाला मीन्स निकालना। वह पानी पी रहा है, क्रिया भेद बतावें। तो पी रहा है में सकर्मक है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए क्रिया और क्रिया भेद, इससे 2-4 क्वेश्चन आपको, और वाक्य से, ठीक है, वाक्य पढ़ लीजिएगा अच्छे से और क्रिया पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वाक्य और क्रिया से मिला करके आपको 5-6 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए वह पानी पी रहा है, क्रिया भेद बतावें, तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब आप 19 नंबर देखिए, मनु दिन में सोता है, इस वाक्य में क्रिया भेद लिखें। तो यह कर्मक क्रिया है। कैसा है? अकर्मक। ठीक है, अकर्मक इसलिए है क्योंकि देखिए हम अगर पूछेंगे कि किसी से सोना, तो सोता क्या है? सोना किसी को ऐसे नहीं पूछ सकते हैं कि क्या सोते हो। तो जिसमें क्या से अगर क्वेश्चन
बन जाए वो सकर्मक होता है, और जिसमें क्या से क्वेश्चन नहीं बने वो अकर्मक होता है। आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है। अब ये 20 नंबर, वह मुझे आने के लिए कहता है, कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अब देखिए 21, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। तो ये दो इसमें वाक्य मिले हुए हैं, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य, ठीक है। जब तब लगा हुआ रहे तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। देखिए, साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे है ना, यही जो है संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे आते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ठीक है, वे उन्नति करते हैं, कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य। तो दोस्तों आपसे मैं फिर कह रहा हूं, आप वाक्य और क्रिया भेद और क्रिया आप पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। आपका नंबर 4 से 5 नंबर ऐसे ही रखा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, वाक्य और क्रिया दो चीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर, निम्न में कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पूछा है, कान खड़े कर लेना, शब्द नहीं है। तो देखो जड़ का क्या नहीं हो सकता? तो देखो आप, जड़ का अचेतन भी होता है, मूर्ख भी होता है, वृक्ष का मूल भी होता है, लेकिन जोड़ नहीं होता है, ठीक है। तो जड़ का अनेकार्थी शब्द जोड़ नहीं है। आइए आगे देखते हैं। आदि का सही अर्थ है, आदि का अदरक भी होता है, अनादि भी होता है, आर्य भी होता है, लेकिन प्रारंभ नहीं होता है। प्रारंभ मतलब शुरू करना होता है, ठीक है। देखिए, अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है? अली मीन्स भौरा भी होता है, सखी भी होता है, कली भी होता है, लेकिन कोयल नहीं होता है। कोयल तो पक्षी का नाम है, ठीक है। चलिए देखिए आगे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। देखिए यहाँ भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका 6 नंबर आ जाएगा। फ्री का नंबर है दोस्तों, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है, ठीक है। मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम अभी बाजार जाओ और दवा लेकर आओ, ठीक है। मैं उसके विचार से काफी सहमत हूँ, ठीक है। भूकंप आया और लोग मारे गए। तो ये आपका आंसर है, आप अच्छे से करेंगे, 1 नंबर 6 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, अव्यय किसे कहते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अव्यय के कितने भेद हैं, सभी का नाम लिखिए। तो ऐसे सब जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। देखिए, शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। अविकारी और विकारी दो तरह के शब्द होते हैं। तो ये सब सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और आपका विस्मय आदि बोधक, निपात देख लीजिएगा, 5 है यहाँ पे लिखा हुआ, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये आपका खंड ग है, पाठ्य पुस्तक का है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो इसको पढ़ करके और आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आंसर पर ले चलता हूँ। 34 नंबर, किसको देखने करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था? तो कामिल बुल के, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए आगे, फादर को याद करना कैसा है और क्यों? तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से उत्तर है आपका दोस्तों, आंसर है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा पूरा। आगे आते हैं हम। परमिल से आप क्या समझते हैं? परमिल में क्या होता था? तो ये देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 36 का। और लेखक को क्या घटना याद आती है? ये 37 का आंसर है। ये है ना, लेखक को अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, ठीक है। 38 नंबर आप देख रहे होंगे, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अथवा का भी देख लीजिए। यहाँ से भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की है? तो यहाँ से इसका उत्तर है दोस्तों, आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन, एक कहानी यह भी में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है और अंत होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप पढ़ लेंगे इसको। अथवा में क्या है? शहनाई की दुनिया में
डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आगे। ये आपका निम्नलिखित पदांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो पद आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 40 नंबर क्वेश्चन है, नंद नंदन किसे कहा गया था? कृष्णा को, ठीक है, कृष्ण जी को। तो आप याद रखिएगा, योग की आवश्यकता किसे और क्यों है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप देख लीजिएगा। और गोपियों, है ना, गोपियां अपने हरि की तुलना हारिल की लकड़ी से क्यों करते हैं? ठीक है, करती हैं। तो आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर है सबका लिखा हुआ, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। 43 है, योग को गोपियां किसके समान बताती हैं? तो देखिए 40 नंबर आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से 40 नंबर है, अब देख रहे होंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? 44 नंबर। तो आंसर इसका यहाँ है, आप बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो सारा का आंसर अच्छे से दिया हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों, आपको कहीं अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से लिख लेंगे और इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग में बैठ जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही है? तो आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। चलिए देखिए आगे आता हूँ मैं। अथवा माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो ये क्वेश्चन का आंसर नीचे है, आइए मैं देखता हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, ये देखिए, ठीक है। और 46 नंबर, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपके लिए आपके दिल को छू गए हों। तो ये तो आपका पॉइंट वाइज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे लिख लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपका दिमाग में सब आते जाएगा। देखिए 46 नंबर, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों आप ये आंसर है यहाँ पे, आप इसे पढ़िएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए खंड घ यहाँ पे रचना लेखन है, आपको जो है 150 शब्दों में निबंध लिखना है, दूरदर्शन का प्रभाव, है ना, भूमिका पहले लिखना है, लाभ लिखना है, हानियां, निष्कर्ष, है ना, लाभ होगा तो कुछ हानि भी हो सकता है और निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण, ये जो आपका है दोस्तों, दोनों जो है वीवीआई है, दोनों में से कोई आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया से देखिए दूरदर्शन का प्रभाव और सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, ये सारा चीज आगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दूरदर्शन है, भूमिका यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। दूरदर्शन के क्या लाभ है वो भी लिखा हुआ है और दूरदर्शन से हमें क्या हानियाँ हैं यानी कुप्रभाव है, तो यहाँ पे देखिए हानियाँ लिखा हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके आप अपने एग्जाम में। अब देखिए निष्कर्ष और उपसंहार एक ही बात होता है, चाहे निष्कर्ष आप बोले चाहे उपसंहार बोले। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है, इसका प्रस्तावना मतलब ये जो है, ये पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं, बात सही है, ठीक है। चलिए प्रदूषण का क्या अर्थ होता है वो बताया गया है। वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, सारा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, प्रदूषण के कारण भी हैं, सुधार भी हैं, और भारतीय किसान हैं, प्रस्तावना है, किसानों और उसका जीवन क्या है, पूरा है, अभाव और दुरावस्था के कारण है, निष्कर्ष उपसंहार। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर में, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। दोस्तों वीवीआई है, आप इसको ध्यान देंगे, 48 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, इसी तरह से लिखिएगा, है ना। तो आप लेकिन अपना अगर जगह चेंज करना होगा तो आप कर लेंगे, है ना, एक ही नहीं रखेंगे, डेट चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डेट जो एग्जाम आपका जिस डेट में होगा उस डेट को आप लिखेंगे, अब जहाँ से होंगे वहाँ से लिखेंगे, धनबाद से लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अथवा में है, ये तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, सभी बच्चे को लिखने आना चाहिए, और जिनको नहीं आता है एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत छोटा भी है, और लिख लेना, ठीक है। चलो यहाँ से मैं आगे आता हूँ, और एग्जाम में अपना नाम मत लिखना दोस्तों,
और कक्षा 10 लिख देना, लेकिन नाम मत लिखना, नाम में XYZ लिख देना, ठीक है। अब देखो 49 नंबर, दर्दनाशक तेल का विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। दर्दनाशक, जो आपका दर्द को खत्म कर, देखिए यहाँ पे विज्ञापन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो विज्ञापन आप पढ़ लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। अथवा में है हर्बल टूथपेस्ट के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो दोस्तों ये था आपका विज्ञापन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, इस PDF का जो पासवर्ड है दोस्तों वो है 7325 है दोस्तों। क्या है? 7325 है, ठीक है। तो पासवर्ड फिर से एक बार सुन लीजिए, 7325 है। क्या है दोस्तों? 7325, ठीक है। तो याद रहेगा। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।